स्टूडेंट क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 2 यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। देखो इसका 2 वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो फर्स्ट के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आप फर्स्ट 2 पार्ट देखो, उसके बाद पार्ट 3 पे आ जाओ। देखो कल के वीडियो में हमने क्या करा था, हेनरी फ्यूल के कुछ प्रिंसिपल्स हमने देखे थे। तो हेनरी फ्यूल ने टोटल कितने प्रिंसिपल दिए थे? 14 प्रिंसिपल। 14 में से 7 जो प्रिंसिपल थे वो कल के वीडियो में हमने क्लियर कर लिया था, और बाकी के जो 7 प्रिंसिपल बच गए थे वो मैं कवर करूंगा आज के वीडियो में। और उसके बाद ये हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं देखूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट। तो देखो बाकी के जो 7 प्रिंसिपल बचे हुए उसमें से जो नंबर 8 प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले जो भी काम होना चाहिए, इनका कहना है कि जो भी काम होना चाहिए वो पूरा का पूरा एक एफर्ट्स के साथ एक डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो क्या बोलते हैं, 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान ओनली, यानी एक यूनिट के लिए बस केवल एक ही प्लान होना चाहिए। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशंस में 5 अलग अलग यूनिट हैं तो पांचों यूनिट के लिए एक सेपरेट प्लान होना चाहिए कि एक यूनिट के लिए एक प्लान होना चाहिए। अगर एक ही यूनिट के लिए 2 प्लान होगा तो फिर वहां पे कंफ्यूजन होगा कि कौन से प्लान को फॉलो करा रहे हैं। तो एक यूनिट के लिए एक प्लान होना चाहिए। Efforts of all member must be directed towards one direction, यानी जितने भी मेंबर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन सारे मेंबर्स का जो एफर्ट है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर कोई मेंबर किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई मेंबर किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल कभी भी पूरा नहीं होगा। तो जितने भी मेंबर्स काम कर रहे हैं उन सबका एफर्ट एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा होगा। Each department must have one head and one plan, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब डिपार्टमेंट का एक हेड होना चाहिए और उस हेड के लिए एक प्लान भी होना चाहिए, उस डिपार्टमेंट के लिए एक प्लान भी होना चाहिए। जैसे अगर परचेज डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो परचेज डिपार्टमेंट के लिए एक परचेज हेड होना चाहिए जिसको मैं परचेज मैनेजर बोलता हूं, और उस परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक सेपरेट प्लान भी होना चाहिए, तब परचेज डिपार्टमेंट प्रॉपर्ली वर्क करेगा। इसी तरह से सारे डिपार्टमेंट का अपना खुद का एक हेड होना चाहिए और सारे डिपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट प्लान होना चाहिए। तो सारे डिपार्टमेंट जब प्रॉपर्ली वर्क करेंगे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी पूरा हो जाएगा। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब देखो सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप काम करते हैं, मैनेजमेंट और वर्कर। अब देखो मैनेजमेंट और वर्कर तो जस्ट एम्प्लॉई है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स होता है वो इनका कुछ अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन ये प्रिंसिपल्स के थ्रू हेनरी फ्यूल क्या बताना चाहते हैं कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो पहले अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी मत दो, पहले आप अपना इंटरेस्ट मत देखो, पहले आप अपना फायदा मत देखो, पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखो, उसके बाद अपना पर्सनल फायदा देखो। क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड्स द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो हमेशा ऊपर होता है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से। यानी सबसे पहले हमने ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, बाद में अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को मैं देख लूंगा। Priorities should be given to organizational interest, not to manager personal interest, यानी जो प्रायोरिटी देना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देना चाहिए, न कि मैनेजर के पर्सनल इंटरेस्ट को। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, ये कुछ समझ में नहीं आया। देखो क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कि मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूँ, और मुझे ये काम दिया गया कि आपको रॉ मटेरियल परचेज करवाना है, क्योंकि मैं परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ। अब परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर में मैनेजर्स का काम क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेज करवाना। अब रॉ मटेरियल मुझे परचेज करना है और जो रॉ मटेरियल मुझे परचेज करना है उसका खुद का दुकान मेरे भाई की है। अब मेरे भाई की सेम रॉ मटेरियल की दुकान है जो मुझे परचेज करना है, तो उस केस में मैं रॉ मटेरियल कहां से परचेज करूंगा, मैं अपने भाई की दुकान से परचेज कर लूंगा। बट आप सोचो कि अगर मेरे भाई के दुकान का जो रॉ मटेरियल है उसका क्वालिटी पुअर है, उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो उस केस में अगर वो रॉ मटेरियल मैं परचेज करके लाता हूं तो कहीं ना कहीं उससे जो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा उसका क्वालिटी भी पुअर होगा, और पुअर क्वालिटी होना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है। तो इस केस में
अगर एज अ मैनेजर मुझे अपने भाई के रॉ मटेरियल के दुकान से परचेज नहीं करना चाहिए था, मुझे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखना चाहिए था, जबकि मैंने अपना पर्सनल फायदा देख लिया कि अगर मैं रॉ मटेरियल अपने भाई के दुकान से परचेज करता हूं तो मेरे भाई को भी प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल इंटरेस्ट आगे आ गया, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पीछे चला गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे भाई की दुकान है लेकिन उसका क्वालिटी सही नहीं है तो मैं अपने भाई की दुकान से परचेज नहीं करूंगा एज अ मैनेजर, मैं किसी और दुकान से परचेज कर लूंगा जहां का क्वालिटी सही होगा। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को आगे रखना और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे रखना। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, यानी प्रायोरिटी हमेशा किसको देना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को। मैनेजर अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देगा तो वो इस प्रिंसिपल्स को डिफीट कर देगा, इस प्रिंसिपल का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। तो ये होता है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन टू पर्सन। अब प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन टू पर्सन क्या है, देखो रेम्युनरेशन का मतलब सबको पता है कि रेम्युनरेशन का मतलब जस्ट सैलरी वेजेज प्रोवाइडेड टू वर्कर और स्टाफ बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी रेम्युनरेशन देना है अपने स्टाफ को, अपने वर्कर्स को, वो एक फेयर रेम्युनरेशन देना है। क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय मस्ट बी पेड फेयरली कीपिंग इन व्यू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी हर एक वर्कर को, हर एक एम्प्लॉय को एक फेयर सैलरी प्रोवाइड करना है। लेकिन फेयर सैलरी कैसे प्रोवाइड करना है, कीपिंग इन व्यू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब फेयर प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने कैपेसिटी से बाहर जाकर के उसको पे करें, नहीं, अपने पेइंग कैपेसिटी को माइंड में रखते हुए फेयर सैलरी पे कर रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो पेइंग कैपेसिटी है वो 20,000 पर मंथ का है और मैं 50,000 पर मंथ पे कर दे रहा हूं, तो ये मेरे पेइंग कैपेसिटी के बाहर जा रहा है, तो ये मैं फेयर तो बोलूंगा बट मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं लॉस है। तो एम्प्लॉय को एक फेयर सैलरी पेड होना चाहिए लेकिन अपने पेइंग कैपेसिटी को माइंड में रखते हुए। अब वेजेस टू बी डिसाइडेड कीपिंग इन व्यू, कि जो वेजेस डिसाइड करना है कि कौन सा वेजेस फेयर होगा, कितना फेयर वेजेस पे करना है, ये कैसे डिसाइड करा जाता है, तो ये 3 अलग अलग पॉइंट के बेस पे डिसाइड करा जाता है। सबसे पहला फाइनेंशियल कैपेसिटी। फाइनेंशियल कैपेसिटी का मतलब पेइंग कैपेसिटी, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पेइंग कैपेसिटी क्या है। वेजेज पेड बाय कॉम्पिटिटर, अब हमारा कॉम्पिटिटर कितना वेजेज पे कर रहा है कि अगर उससे कम मैं पे करूंगा तो वर्कर मेरे पास क्यों काम करेगा, वो मेरे कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमारा कॉम्पिटिटर कितना वेजेज पे कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए फेयर वेजेज डिसाइड करना है। और लास्ट, एक्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेज एक्ट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया मिनिमम वेजेज एक्ट, जिसमें गवर्नमेंट बोलती है कि एक वर्कर को इतना से कम, एक फिक्स्ड अमाउंट है, उससे कम वेजेज या सैलरी नहीं देना है। तो जहां भी आप वेजेज डिसाइड करेंगे ये मिनिमम वेजेज एक्ट को भी ध्यान में रख करके डिसाइड करेंगे कि क्या फेयर सैलरी होना चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन टू पर्सन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल को समझने से पहले अब आप बोलोगे कि सर मैंने तो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन आपने बताया ही नहीं। देखो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, द पावर टू टेक डिसीजन मेकिंग, कि जब पावर टू टेक डिसीजन मेकिंग इन ओनली फ्यू हैंड्स, कि केवल कुछ लोगों के हाथ में है, मेनली टॉप लेवल, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, सेंट्रलाइजेशन। यानी 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप, मिडिल और लोअर। तो जब पावर लेने का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास होता है तो उसको बोलते हैं लोग सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब डिसीजन कैन बी टेकन बाय एनी ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा जब डिसीजन लिया जा सकता है उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब यहाँ पे हेनरी कोल क्या बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फुली सेंट्रलाइज है तो भी सही नहीं है, फुली डिसेंट्रलाइज है तो भी सही नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, देखो क्या होता है, देयर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब ये कैसे होगा सब देखिए। मेजर डिसीजन शैल बी सेंट्रलाइज, कि जो मेजर डिसीजन है उसको आप सेंट्रलाइज कर सकते हो। मेजर डिसीजन का मतलब कि जो सेक्रेट डिसीजन है उसको आप सेंट्रलाइज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उसको डिसेंट्रलाइज करोगे तो फिर आपका पॉलिसी, आपका प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो जो मेजर डिसीजन है वो सेंट्रलाइज कर दो, वो सिर्फ टॉप लेवल ही दे सकते हैं, मिडिल और लोअर नहीं ले सकते हैं।
एंड रूटीन वर्क कैन बी डिसेंट्रलाइज, कि जो हमारा रूटीन वर्क है उसको हम लोग डिसेंट्रलाइज कर देंगे। रूटीन वर्क का मतलब कि जो डेली बेसिस पे डिसीजंस लेने हैं उसको डिसेंट्रलाइज कर दो, कि वो डिसीजन टॉप लेवल भी ले सकता है, मिडिल लेवल भी ले सकता है और लोअर लेवल भी ले सकता है। इससे फायदा क्या होगा, टाइम सेव होगा। कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज है और अगर लोअर लेवल को कोई डिसीजन लेना है तो पहले वो मिडिल के पास जाएगा, मिडिल टॉप के पास जाएगा, काफी टाइम लगेगा, एट द सेम टाइम हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज हो गया तो लोअर लेवल को जो भी डिसीजन लेना है वो खुद से ले सकता है, टाइम सेव होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को एक बेनिफिट है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या होता है? चेन को आप समझते हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक चेन में, एक लाइन में पास होना चाहिए। क्या हो रहा है? लाइन ऑफ अथॉरिटी शुड बी फॉलोड, यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होना चाहिए। लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होने का मतलब क्या है? एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी पास्ड थ्रू अ चेन, कि जितने भी इंफॉर्मेशन एक चेन में पास होना चाहिए। इस डायग्राम को समझो, ये प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए टॉप लेवल पे ये बैठा हुआ है ए, उसके बाद लोअर लेवल पे ई और आई बचा हुआ है, बाकी बीच में वो मिडिल लेवल पे बी सी और डी। अब अगर कोई इंफॉर्मेशन ए को ई तक पहुंचाना है तो ए सीधा ई तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाएगा। ए पहले बताएगा बी को, बी बताएगा सी को, सी बताएगा डी को और डी जाकर के बताएगा ई को। सिमिलरली अगर ई को कोई बात पहुंचाना है ए तक तो ई डायरेक्टली ए से जाकर के बात नहीं करेगा, ई पहले डी को बताएगा, डी सी को बताएगा, सी बी को और बी जाकर के ए को। इसी तरह से अगर ई को कोई बात आई तक पहुंचाना है तो ई स्ट्रेट फॉरवर्ड आई से बात नहीं करेगा। ई पहले बताएगा डी को, डी सी, सी बी को, बी ए को, फिर ए एफ को, एफ डी को, जी एच को और एच जाकर के आई को। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो हो रहा है। इससे बेनिफिट क्या है? देखो इसका मेरिट्स भी है और इसका डिमेरिट्स भी है। अब अगर मान लो कि ए कोई बात ई तक पहुंचाता है तो बीच में कितने लोग इंक्लूड हुए? बी सी और डी, ये तीन लोग। अगर यहां से कोई र्यूमर्स निकलता है, कोई अफवाहें निकलती है तो इजिली लोकेट किया जा सकता है कि ये अफवाह कहां से निकला, बी से निकला, सी से निकला या डी से निकला। तो यहाँ पे इजिली र्यूमर्स को लोकेट करा जा सकता है। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स क्या है कि अगर कोई भी बात ई को ए तक पहुंचाना है और इमरजेंसी में पहुंचाना है, इमीडिएटली पहुंचाना है, या ई को ए के साथ मिलकर के इमीडिएट कोई डिसीजंस लेकर मेकिंग करना है तो उस केस में यहाँ पे वो इमीडिएट डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करने में तो ए डी के पास जाएगा, डी सी, सी बी और बी ए के पास, तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इमीडिएट डिसीजन मेकिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में देखो यहाँ पे एक बेनिफिट आपको दिया गया है कि अगर ई को स्ट्रेट फॉरवर्ड आई के साथ कोई इमरजेंसी सिचुएशंस में किसी तरह का डिसीजन लेना है तो ई स्ट्रेट फॉरवर्ड आई के साथ बात कर सकता है, उसको लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो नहीं करना पड़ेगा, ई स्ट्रेट फॉरवर्ड आई से बात कर सकता है। इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग प्लान। इसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लान। सिमिलरली अगर डी को कोई बात ए तक पहुंचाना है, डी को एच के साथ मिलकर के कोई इमीडिएट डिसीजन लेना है तो डी स्ट्रेट फॉरवर्ड एच के साथ बात कर सकता है, सी स्ट्रेट फॉरवर्ड जी के साथ बात कर सकता है। इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं गैंग प्लान। तो एक लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब यहाँ पे कमांड बिल्कुल भी नहीं है। कल याद करो हम लोग कल पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, तो वो यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड वाला ऑर्डर नहीं। तो यहाँ पे ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड। पहले लिखा हुआ है कि ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, बट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल, यानी मेन एंड मटेरियल का अरेंजमेंट करना, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब मेन एंड मटेरियल को अरेंज करने से क्या मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम के लिए या प्रोडक्शन के लिए मेन और मटेरियल दोनों चाहिए होते हैं, तो इनका प्रॉपर्ली अरेंजमेंट करना, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब ये कैसे अरेंज किए जाएंगे? तो ए फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लोगों के लिए और हर एक वस्तु के लिए एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर कोई भी पर्सन को किसी भी स्क्रू ड्राइवर का जरूरत पड़ता है तो स्क्रू ड्राइवर वो जहां से उठाया उसके बाद वो कहीं और रख दिया, उसके लिए कोई फिक्स प्लेस नहीं है। अगर दूसरे पर्सन को जरूरत पड़ेगा तो वो ढूंढता चल रहा है कि स्क्रू ड्राइवर कहाँ है, क्योंकि जो पहले वाले ने उसको यूज करा था वो उसको प्रॉपर्ली उस जगह पे नहीं रखा जहां से उसने लिया था, तो फिर उस केस में किसी दूसरे एम्प्लॉय के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा उसको ढूंढने में। तो हर एक वस्तु के लिए फिक्स प्लेस होना चाहिए कि अगर
अगर आप स्क्रू ड्राइवर यहां से उठा रहे हो तो फिर वापस से यूज करने के बाद वहीं रख दो, ताकि दूसरे एम्प्लॉय को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। और हर एक लोगों के लिए, एवरीथिंग एंड एवरीवन, हर एक पर्सन के लिए भी एक फिक्स प्लेस होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल परचेज मैनेजर, अब मुझे परचेज मैनेजर से मिलना है, बट मुझे को ये पता नहीं है कि परचेज मैनेजर कौन से ऑफिस में कितने रूम नंबर में वो मिलेगा, उसके लिए कोई फिक्स प्लेस है ही नहीं। वो कभी रूम नंबर 14 में भी रहता है, कभी रूम नंबर 16 में भी रहता है, कभी रूम नंबर 1 में भी रहता है, कोई फिक्स प्लेस नहीं है। तो अगर मेरे को कोई भी इमीडिएटली डिसीजन लेना है परचेज मैनेजर के साथ मिलकर के, तो मैं वो इमीडिएट डिसीजन तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइट पड़ा है तो मुझे तो ढूंढने में ही काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा कि परचेज मैनेजर कहाँ है। तो हर एक पर्सन का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए कि अगर परचेज मैनेजर से मिलना है तो वो रूम नंबर 14 में मिलेगा, सेल्स मैनेजर से मिलना है तो रूम नंबर 18 में मिलेगा। हर एक लोग के लिए फिक्स प्लेस होना चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। और लास्ट प्रिंसिपल जो है हेनरी फ्योल का, वो है एस्प्रिट डे कॉर्प्स। एस्प्रिट डे कॉर्प्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैनेजमेंट मस्ट प्रमोट ए टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी। मैनेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए एक टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी को। टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी का मतलब क्या हुआ कि जो भी टीम है उसमें यूनिटी बना रहे और हार्मनी के साथ काम होता रहे। अब ये कैसे होगा? मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। इसके लिए मैनेजर को आई को रिप्लेस करना होगा वी के साथ। आई को वी के साथ रिप्लेस करने का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी काम होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होता है, तो वहां पे मैनेजर को ये नहीं बोलना चाहिए कि ये काम मैंने किया, वहां पे मैनेजर को बोलना चाहिए कि ये काम हम लोगों ने किया। उससे क्या होगा, उसके टीम में यूनिटी बना रहेगा और जितने भी टीम मेंबर है वो सारे मोटिवेटेड रहेंगे कि नहीं, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है उसका क्रेडिट मैनेजर अपने नहीं लेता है, उसका क्रेडिट हम सारे लोगों को मिलता है, तो वो मोटिवेटेड होगा, काम अच्छे से करेगा। तो अगर मैनेजर आई को रिप्लेस कर देता है वी के साथ, तो एक स्पिरिट डे कॉर्प्स, टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी देखने को मिलेगा। और उससे क्या करना होगा, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन विल इंक्रीज, कि जो भी टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इंक्रीज करेगा। तो आई होप गाइस कि ये सारे प्रिंसिपल्स आपको क्लियर हुए। अगर किसी भी प्रिंसिपल्स में डाउट रह जाता है, आप कमेंट सेक्शन में आ जाओ, वहां पे मैसेज करो, इमीडिएटली आपका डाउट वहां पे क्लियर करा जाएगा। तो देखो, दो टॉपिक हमने कवर कर लिए इस चैप्टर्स के, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर और सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। अब एक टॉपिक और इंपॉर्टेंस में बचा हुआ है, साइंटिफिक टेक्निक्स गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, जो मैं कंप्लीट कराऊंगा कल के वीडियो में, और वो वीडियो भी आपको कल मिल जाएगा और आप उसको कल ही पढ़ लोगे, कल ही रिवाइज कर लोगे, कल ही उसका नोट्स भी बना लोगे। तो इसका नोट्स बनाओ और आगे वेट करो इसके अगले पार्ट का। थैंक यू।